जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है तो वह 5 है, आपको 1 से लेकर जो है 4 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और ये हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के तहत से चला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वॉल्यूम 1 है, यहाँ पर आपको 28 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको देखेंगे और इससे पहले जो आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का है और फिर यूनिक पब्लिकेशन का 2 प्रैक्टिस सेट चला दिया गया है, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको भी हम लोग चला रहे हैं क्योंकि आपका जो अभी फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर आपको जो सीएसबी की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास जो 1-2 महीने का समय है, तो इसमें आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से करिएगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो देखिए मानचित्र पर जो सागर की लवणता है उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसको आइसोहेलाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। तो ये देखिए ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर है यह आपको सुचिंद्रम में है। ठीक, कहाँ पर है यह, सुचिंद्रम में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। तो गुड फ्राइडे जो आपको संबंधित है यह किससे, ईसा की सूली पर चढ़ने से। देखिए यहाँ पर जो गुड फ्राइडे है आपको ईसा की सूली पर चढ़ने की ये सब घटनाओं के कारण ये जो होता है ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं ईसा मसीह के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ईसाई धर्म का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह ऐसे क्रॉस होता है, जैसे इसके प्लस के जैसा होता है, तो उसको क्रॉस कहा जाता है। ठीक, हम लोग बात करते हैं ईसा मसीह के पिता का नाम। तो इसके पिता का जो नाम था जोसेफ और माता का नाम मैरी था। ठीक, और इनके जन्मदिन पर आपको 25 दिसंबर को ये क्रिसमस दिवस के रूप में माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर जो हम लोग का प्रश्न है तो ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वह 25% होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि एक बिजली का स्त्री यानी कि जो प्रेस होता है कि अंकित मूल्य 300 रुपया है, दुकानदार इस पर 12% की छूट देकर 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह इस पर कोई छूट ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 5वें नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है ये आपको कहाँ पर, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर डी कर लीजिएगा, हैदराबाद में। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में आपको कृषि अनुसंधान और संस्थान है। ठीक, नई दिल्ली में क्या है, कृषि अनुसंधान संस्थान है। हम लोग यहाँ पर मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या है, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। और यहाँ पर जो कानपुर है तो कानपुर में आपको चीनी तकनीकी है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है कानपुर में। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर आपको जो सेट है एक सेट में आपको यहाँ पर 100 प्रश्न है, तो आपको जो है मैथ का भी और अंग्रेजी का भी इसमें हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ पर अब जो हम लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप करने वाले नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सभी का आंसर कराते चलिए, तो मैं इसको यहाँ पर आपको सभी का जो आंसर कराते चलूँगा। अगला जो 6ठा नंबर प्रश्न अंग्रेजी का है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो टू बीट आ रिस्ट। यहाँ पर रिट्रेट, यहाँ पर रिट्रीट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इडम ऑफ यानी कि यहाँ पर इडम मुहावरे के अर्थ में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह टू रन ऑफ हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। 7वें नंबर जो प्रश्न है कि चूज दी वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वन। यहाँ पर सेफ का ऑपोजिट मीनिंग हम लोग को खोजना है, बिलोंग। तो सेफ का मतलब सुरक्षित हो जाए और होता है, और यहाँ पर हम लोग सुरक्षित का जो हम लोग यहाँ पर विलोम देखेंगे तो यहाँ पर इंसिक्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर इसको राइट आंसर इंश्योर, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके मतलब असुरक्षित होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको कंपाउंड सेंटेंस में
ट्रांसफॉर द गिवन सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर एक टीचर पनिशर टू बाय द डिजॉल्व्ड लेंस, यहाँ पर को कंपाउंड सेंटेंस में देखना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द बॉय वाज यहाँ पर डिवोशन सो द टीचर पनिशर हिम, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 9वां नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि फाउंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विद ऑल माई मनी। तो यहाँ पर हम लोग का सब्जेक्ट खोजना है कि सर्वेंट, इसमें सॉरी यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कौन सा है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो माई सर्वेंट है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वें नंबर जो प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब। यहाँ पर हम लोग का सही वर्ब का चयन करना है। तो मेक है विल दी सन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिंथ हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि क्या है, तो वह प्रयुक्त विधि जो है आपका झाग उत्पादन। ठीक, वह प्रयुक्त विधि सल्फाइड अयस्क को सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि झाग उत्पन्न। अगला पॉइंट है कि एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो एड्रेनल हार्मोन है वह क्या प्रभावित करता है, रक्त दाब को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है कि सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला कि। तो ये जो सर रोनाल्ड रॉस है ये किसका खोज निकाला है, ये जो खोज निकाले थे मलेरिया का परागमन मच्छरों के द्वारा होता है, ये सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा निकाला गया था। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है कि अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर अर्धसूत्रण जो कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 15वें नंबर जो प्रश्न आपका मैथ का प्रश्न है। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो पर लाभ यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका लाभ होगा और लाभ जो होगा आपका 14.2/7% का यहाँ पर जो व्यापारी का लाभ होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि दिए गए वाक्य का एक शब्द बताइए। यहाँ पर दिए गए वाक्य का एक शब्द हम लोग को बताना है। तो दूसरे के ऊपर उपकार को न मानने वाला, दूसरे के ऊपर उपकार को न मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसके लिए एक शब्द हो सकता है कृत्य धन। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो 17वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचाने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोतल में दूध बचा है और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जो में है इसको रेखांकित किया गया। तो यहाँ पर जो में है इसका प्रयोग किस कारक के रूप में किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका में का प्रयोग है वह अधिकरण कारक के रूप में किया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो अधिकरण कारक होगा और संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार समय और स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वह में और पर होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अधिकरण कारक का डिफिनीशन समझ लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 18 नंबर है कि क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्रिया के सही रूप वाला विकल्प, स्कूल बस 5 मिनट, यानी कि यहाँ पर जो और रिक्त स्थान दिया गया है और कह रहा है कि जो स्कूल बस है वह 5 मिनट में आएगी। यहाँ पर जो आपका सही यानी रिक्त स्थान में होगा तो यहाँ पर जो स्कूल बस है वो 5 मिनट में आएगी, यह सही है। और भी कई ऑप्शन दिए गए जैसे कि यहाँ पर मैं आके गई, ये नहीं हो सकता है। मैं आके चली गई, ये भी नहीं हो सकता है। और मैं आ गई, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हो सकता है ये, लेकिन इससे जो अच्छा होगा ये मैं आएगी जो 5 मिनट में हो, स्कूल बस आएगी। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि कृपण का सही पूर्णपेन वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पर कृपण का जो सही पूर्णरूपेण वर्ण विच्छेद करना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर क प्लस त्रट प्लस प प्लस अ प्लस न और प्लस आ है। ठीक, यहाँ पर आपका चिड़फाड़ करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हम लोग को पहचानना है। यहाँ पर जो कृष्ण लिखा गया है, कौन सा कृष्ण सही है? तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पर कृष्ण सही है। 21 नंबर प्रश्न देखा जाए कि एक कण जिसका द्रव्यमान m और जिस पर बल p t समय तक आरोपित होती है, इसकी गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगी? तो इसकी जो गतिज ऊर्जा की हम लोग बात करें तो t समय बाद क्या होगी? p² t²/2m होगी। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग है कि निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंग किससे आपको गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जो ध्वनि तरंगे है वह निर्वात, यहाँ पर ध्वनि तरंगे निर्वात से गमन नहीं कर सकती। ठीक, चलिए ध्वनि तरंगे यहाँ पर कुछ कंडीशन में यहाँ पर जो है गमन कर सकती है, जैसे कि ठोस होता है, द्रव होता है और गैस, ये तीनों में गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको जो सही है पीला, उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा है और हरा और नीला, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण कितना होगा? देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के जो इक्वल हो तो अपवर्तन कोण का जो मान होगा वह कितना होगा? तो अपवर्तन कोण का जो मान होगा आपको बताना है, यह होगा 90 डिग्री। कितना? 19 डिग्री। चलिए अगला जो प्रश्न है कि मानव का रेटिना जो कि दृष्टिपटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो मानव का जो रेटिना है नेत्र लेंस से है, यह आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 2 सेंटीमीटर में हम लोग बात करते हैं तो यह आपको 2 सेंटीमीटर में 20 mm होता है। ठीक, 2 सेंटीमीटर में कितना? 20 mm होता है। तो कहीं पर आपको जो है 20 mm भी देखने को मिल जाएगा और कहीं पर 2 सेंटीमीटर भी, तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई कर सकते हैं सही। ठीक, यहाँ पर 1 mm है, यहाँ पर 1 cm है, तो 1 cm का मतलब 10 mm। ठीक, और यहाँ पर 5 cm का मतलब 50 mm। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव यह अदिश राशि है। ठीक, विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला पॉइंट देखिए 27 नंबर की निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पर जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक, और 1 जूल में कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखने वाली फैक्ट है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो प्रथम सौर सेल का जो निर्माण है ये आपको सन यानी कि ईस्वी पूछा जा रहा है, तो ये 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में प्रथम प्रायोगिक सौर सेल। अगला पॉइंट देखिए प्रश्न हम लोग का है कि दाब बढ़ने पर जो जल का हिमांक, तो दाब बढ़ने पर जो जल का हिमांक है जो क्या होता है? पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या फिर बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह दाब बढ़ने पर जल का हिमांक घटता है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का कि गैस में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है। तो गैस में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है दाब से। किससे? दाब से है जो स्वतंत्र रहती है। तो राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका जो नंबरिंग है थोड़ा सा धुंधला हो गया है, तो यहाँ पर आपको देखने होंगे। यहाँ पर देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है आपका मैथ का प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा 1152 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर भी प्रश्न है। यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह 5 मीटर होगा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर 5 मीटर नहीं होगा जी,
यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न करेंगे, किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई जो है 5:12 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 314 घन मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या की ऊंचाई में इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर तिर्यक ऊंचाई, बिल्कुल बिल्कुल सही। तिर्यक ऊंचाई में आपका कितना हो जाएगा? 13 मीटर होगा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो आपका 33 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही चक्रवृद्धि पर निवेशित करने पर परिपक्वता अवधि 44,100 रुपया प्राप्त होते हैं, तो निवेश राशि यहाँ पर यानी कि जो मूलधन है वो आपको ज्ञात करना है। तो वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका 40,000 रुपया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। तो 35 का जो राइट आंसर होगा आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 36 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, 36 नंबर प्रश्न है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बनाइएगा, इसका 125 होगा। और 37 नंबर जो प्रश्न है तो इसका आपको 48.65 यहाँ पर आपकी माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग ज्ञात कीजिएगा। और गलत होगा तो हम बताएंगे। यदि आपको कोई प्रश्न मैथ का जो प्रश्न है उसमें कोई ज़्यादा डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जो टेलीग्राम पर है उसमें वहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा, तो वहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है डाल दिया जाएगा। ठीक, चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि यदि 10 आंकड़ों का मानक विचलन 1.2 हो तो उसका प्रसारण क्या होता है? तो इसका जो प्रसारण की बात करें तो 1.44 होगा। ठीक, 39 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर 2 होगा। चलिए और यहाँ पर हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 150 विद्यार्थियों का मध्य औसत वजन जो है 60 किलोग्राम है। यदि कक्षा में लड़कों का मध्य वजन 70 किलोग्राम है तथा लड़कियों का मध्य वजन 55 किलोग्राम हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो कक्षा में लड़कियों की हम संख्या की बात करें तो वह 100 होगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको याद रखने वाला बात है कि जो आपका ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक, चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में होता और इसके जो अध्यक्ष थे वह वसुमित्र थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर हम लोग शुरू से आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका पहला बौद्ध संगति हुआ था तो ये आज़ाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे। दूसरा जो बौद्ध संगति है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और जो दूसरे के अध्यक्ष थे वह सवाकमी थे। और जो तीसरा हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था और जो तीसरा के अध्यक्ष थे वह मोगली पुत्र थे। मोगली पुत्र यानी कि 30 थे। और जो चौथा हुआ था तो ये आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह वसुमित्र थे। ठीक, तो आपको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम यहाँ पर लोग 42 प्रश्न है हम लोग का है और यहाँ पर मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर 890 कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 890 प्राप्त होगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो अंतिम यूरोपीय देश की बात करें तो वह फ्रांस हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा, फ्रांस। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, यहाँ पर भी आपका मैथ का ही प्रश्न है और इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह 11 मिनट होगा। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि एक बंदर ग्रीस लगे खंभे पर बारी बारी से प्रत्येक 5 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। एक बंदर है, एक खंभे पर चढ़ता है जिसमें आपको वह 5 मीटर चढ़ता है जिसमें 2 मीटर फिसल जाता है। तो यदि खंभे का ऊंचाई 35 मीटर है तो उसकी मीटर है तो ऊंचा है तो बंदर शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लेगा? तो वह 11 मिनट का समय लेगा। ठीक, मैं आपको इसको बता दूंगा डिटेल से यदि आप लोग नहीं बनाइएगा तो। 45 प्रश्न की 48 के सभी धनात्मक गुणांकखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका माध्यिका आपको ज्ञात करना है तो वह हो जाएगा 7 होगा। ठीक, कितना होगा? 48 के सभी धनात्मक गुणांकखंडों का जो माध्यिका होगा वह 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो अधिक सुधारवादी भक्ति संत की हम लोग बात करें तो वह थे कबीर। कौन थे? कबीर थे। और जो कबीर का जन्म हुआ था वह काशी में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु मगहर में हुआ था। कबीर जो भक्ति काल
कबीर भक्ति काल के हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे प्रबल समर्थक थे। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए जो कबीर की कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें बीजक, साखी और शबद है, ये 3 पुस्तक उनकी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 40 नंबर यानी 47 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ किस तिथि को हुआ था। तो तिथि में आपको याद रखना है कि बस 13 अप्रैल याद रख लीजिएगा, और यहाँ पर 1919। तो ठीक, राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी का माता का नाम। ठीक, यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी है उसके माता का नाम पूछा जाए तो वह जीजाबाई था। ठीक, माता का नाम जीजाबाई, और पिता की हम लोग बात करें तो साहूजी भोसले। ठीक, शिवाजी के पिता का नाम साहूजी भोसले था। ठीक, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर हिम नदी के संबंधित कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो इंजलबर्ग है, ये हिम नदी से कार्य से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौर परिवार में ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जाता है। तो यहाँ पर ग्रहों के आकार के आधार पर जो क्रम की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, और उसके बाद जो है सबसे छोटा बुध हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत मानक के समय निर्धारित किया जाता है। तो किस देशांतर के सहारे, तो यह 82 डिग्री 30 यानी कि 82 डिग्री 3 पूर्व जो है इसे मानक समय जो है निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। महाद्वीपीय की बात करें तो महाद्वीपीय जो है आपका दक्कन का पठार, यह महाद्वीपीय पठार नहीं है बल्कि यह प्राद्वीपीय पठार है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है। तो अक्षांश बृहत वृत्त में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर जो आपका प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह 200 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर यहाँ पर रूर औद्योगिक परिवेश में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वह है आपका जो इस्पात और इंजीनियरिंग है प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है 56 नंबर जो कह रहा है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये 2 को जोड़ती है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्लिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में जो चार्लिस्ट आंदोलन है यह 1838 में आरंभ हुआ था। ठीक, और यह जो चार्लिस्ट आंदोलन का उद्देश्य था मजदूरों को मताधिकार प्राप्त करना। ठीक, अगला पॉइंट है, उस कोण का नाम माप ज्ञात करें जिस अपने संपूर्ण कोण 1/4 गुना है। ये भी मैथ का प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर होगा 1/4 गुना पूछा जा रहा है तो वह 36 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगला 59 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामलों को संदर्भित किया जाता है। तो ये जो मामलों को संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, छमाही चक्रवृद्धि के साथ प्रति वर्ष 8% की दर से 10,000 का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 816 रुपया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। तो 2 या अधिक क्षेत्रीय जो परिषदों का अध्यक्षता करता है वह अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है हम लोग का कि जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, यानी कि वह प्रयोग करती है अपना राजनीतिक अधिकार वह प्रयोग करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अधीन वयस्क मताधिकार हम प्रयोग कर सकते हैं। मतदान करने की जो उम्र है मूल संविधान में 21 वर्ष थी। पहले जो आपका मतदान
21 वर्ष की आयु में किया जाता था, लेकिन इसको घटाकर आपको 18 वर्ष में किया जा 18 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। और ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? तो यह 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। और जो आपका 61वां संविधान संशोधन है ये 1989 में किया गया था। ठीक, तो आपको याद रखना है कि 18 से जो 21 वर्ष का मताधिकार आयु है, ये आपको 61वां संविधान संशोधन जो कि ये 1989 में होता है उसी में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत, भारत में राज्यों का शक्ति का जो स्रोत है वह संविधान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक पिंड द्रव्य में तैर रहा है, पिंड एवं द्रव्य दोनों के घनत्व समान है। यहाँ पर कंडीशन दिया है कि जो पिंड है और द्रव्य है दोनों का जो घनत्व है वो समान है। यदि पिंड थोड़ा सा दबा कर छोड़ दिया जाए तो यह क्या होगा? तो यह है छोड़ी गई स्थिति में रहेगा। क्या होगा? छोड़ी गई स्थिति में रहेगा। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का 65 नंबर की एक रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन नियतांक जो है 3 गुना 10⁻⁻6 मीटर -1, यानी इन्वर्स इसको बोल सकते हैं। -6 को यहाँ पर पावर में होता है तो इसको इन्वर्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर है इतना, तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी? यहाँ पर आपकी अर्ध आयु पूछा जा रहा है तो वह होगा 2.31 गुना 10⁻5 मिनट होगा। ठीक, राइट आंसर है कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो ध्रुवित नहीं की जा सकती जो ध्वनि तरंगें है वो ध्रुवित नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट है जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन। देखिए जब हम लोग जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करेंगे तो पहले इसका जो है आयतन घटेगा और फिर बाद में इसका जो आयतन है वो बढ़ेगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होगा। तो ताप के परम शून्य का जो मान होगा कितना होगा? 0 डिग्री या फिर 273 सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, अगला जो यहाँ पर हम लोग का प्रश्न क्या है 69 नंबर प्रश्न। ठीक, अगला हम लोग का 69 नंबर प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम बर्फ़ 10 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम पानी में मिलाई जाती है तो परिमाणित ताप जो होगा वह क्या होगा? तो परिमाणी यानी कि प्राप्त जो ताप होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक कृष्ण पिंड का ताप इसके मूल ताप का आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्पादित विकिरण की मात्रा हो जाएगी। तो इस विकिरण की जो मात्रा होगी 1/16 होगी। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तत्व जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है वह है, यानी कि विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है वो कौन से तत्व है? तो वह तत्व जो आपका एस जो कि यह कौन सा होता है? ये एस जो सल्फर होता है ये सहायक नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है 72 यानी कि 72वां प्रश्न करेंगे वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो EAG यानी कि चांदी में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का 73 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि सोडियम यहाँ पर प्रोपियोनेट को सोडा लाइम विलियम के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाली यौगिक, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? इसमें जो प्राप्त होगा वह एथेन प्राप्त होगा। ठीक, 74 नंबर जो प्रश्न है कि एक सर्वोत्तम अपचायक है। तो एक सर्वोत्तम अपचायक की हम लोग बात करें तो वह हो जाएगा आपका CR इन्वर्स में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न हम लोग का कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इसमें जो आपका क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितना होगी? वह होगी आपका +6 होगी। कितना होगी? +6 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 76वां प्रश्न है कि वाक्य को शुद्ध करें
घूमना सुबह अच्छा है। इस वाक्य को यहाँ पर देखिए टूटे फूटे वाक्य में आपको ये सजाया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको सही सही सजाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही होगा कि सुबह घूमना अच्छा है, ये सही है। ठीक, और भी कई ऑप्शन दिए गए जैसे कि सुबह अच्छा है घूमना, घूमना अच्छा है सुबह, और घूमना सुबह है अच्छा। तो यहाँ पर सुबह अच्छा घूमना होता है, सुबह घूमना अच्छा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अंक भरना, अंक भरना यानी कि गले लगना, ये आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि संजोग और वियोग किस रस के रूप है। तो संजोग और वियोग जो है आपको श्रृंगार रस के रूप होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो योजक चिन्ह का जो सही उदाहरण की हम लोग बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये योजक चिन्ह का जो है सही उपयोग है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम लोग का कि सही समास वाला विकल्प पहचाने। सप्त सिंधु, देखिए यहाँ पर सप्त सिंधु जो है यह है आपका 7 सिंधुओं का समूह है। ठीक, सप्त सिंधु जो ये समास है ये 7 सिंधुओं का समूह है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग का कारण। देखिए मनुष्य में जो ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग है ये किसके कारण होता है। तो बिल्कुल यह जो होता है आपका यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। देखिए मनुष्य में जो होता है ऑस्टियोमेलेशिया ये विटामिन डी के कारण होता है, और यहाँ पर जो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है तो वह कौन सा होता है, यहाँ पर बच्चों में रिकेटस होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का एक चित्र यानी कि ग्राफ दिया गया है, और चित्र में 5वें प्रतिरोध जुड़े एक्स वाई बिंदुओं के बीच का जो समतुल्य हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके बीच का जो समतुल्य होगा कितना होगा, वह 10 ओम होगा। यहाँ पर आप वीडियो स्किप करके सॉरी यहाँ पर पुश करके आप इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है। तो जिस रूप में संचित करता है वो ग्लाइकोजेन है। कौन सा है, ग्लाइकोजेन। अगला प्रश्न है संयुक्त नालिका कार कुपिका ग्रंथियाँ है। तो संयुक्त नालिका कार कुपिका जो ग्रंथियाँ है वह है आपका स्तनियों की स्तन ग्रंथियाँ है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 85वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो प्रत्येक जीवित कोशिका में क्या प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए मानव शरीर के 15% जो भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जे बर्जेलियस के द्वारा प्रोटीन का खोज किया गया। 86 नंबर प्रश्न देखिए प्राणी जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी है वह है। तो बीच की जो कड़ी है वह कौन सा है, वह है आर्कियोपेटिक्स है। क्या है, आर्कियोपेटिक्स है। 87 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए समीकरण x² + x - 2 के मूल्य के वर्ग का योग इनमें से कितना है। तो यहाँ पर मूल्यों का योग ज्ञात करना है, वह हो जाएगा आपका 5। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी है वो क्या है। तो वह ऑर्थोप्लास्टी जो होता है कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो यह क्या है, इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और यह कहाँ पर बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया है गांधी मैदान पटना में बनाया गया है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार किए। देखिए यहाँ पर इनमें लोहा होता है, सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो देखिए इसमें जो आपका 3 ऑप्शन है ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा है इसमें कुछ आपको डाउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सही है, लेकिन यहाँ पर जो है
3 एक्यूरेट सही है। ठीक, जो हीमोग्लोबिन होता है लाल होता है, ये रक्त का ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये जो कि ढोता है, इसके कारण रक्त के रंग लाल होता है, आरबीसी में ये पाया जाता है। तो ये सभी सही है, लेकिन जो चौथा है वो गलत है। तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा, ए बी सी सही है। चलिए अगला यहाँ पर 91 जो प्रश्न आए हैं यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 69,768 रुपया हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। तो भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, तीसरा में वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, और चौथा इनमें से सभी। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो किस खेल में ये जो वेब एलिस ट्रॉफी है ये प्रदान की जाती है? यह जो ट्रॉफी है रग्बी फुटबॉल में जो है प्रदान की जाती है, यानी कि दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए तो फ्रॉड लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? तो ये किस समूह का प्रकाशन है? यह हिंदू का जो है प्रकाशन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर 95 है ना कि बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो प्राचीनतम जो साक्ष्य है वह प्राप्त होता है चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य से ये प्राप्त होते हैं, बिहार के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो यहाँ पर ये भी दोनों कर लीजिएगा सही। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉर गिवन ऑब्जॉल्वेड। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जॉल्वेड के यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह पार्लोडोनेड हो जाएगा। ठीक, पार्लोडोनेड। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। और अगला जो हम लोग का 97 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। यहाँ पर आपको वर्ब सुटेबल चूज करना है। यस्टरडे द सन डॉट ब्राइटली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह सन हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि ओपन द डोर, यहाँ पर चेंज इन वॉइस, यानी कि वाच्य में आपको चेंज करना है। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच्य होता है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट द डोर बी ओपन। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नहीं, यहाँ पर अगला जो प्रश्न क्या है? प्रश्न 99 नंबर जो प्रश्न है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज कि यहाँ पर चीट मी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा आई टोल्ड हर डेट हर ब्रदर हैड चीटेड मी। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और अगला जो पॉइंट यहाँ पर 100 नंबर यानी कि अंतिम प्रश्न है यह फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड व्हाट आई गिवन सेंटेंस आई नॉनसेंस इज दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपका है यह जो है नाउन का प्रयोग पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फाउंड स्पीच वर्ड व्हाट गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 5 था, इसमें हम लोग 100 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए। और जो अगला आपका सेट प्रैक्टिस 6 होगा वो जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।